नमस्कार मेरे प्यारे नौजवान साथियों। तो भाई आज की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसके अंदर हमने परसेंटेज स्टार्ट कर लिया था, उसे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने बताया था इस टॉपिक के अंदर आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये सभी कुछ पढ़ना है। तो परसेंटेज की क्लास हो चुकी है। अगर आप चैनल पर नए हैं और पिछली क्लास नहीं देखी है तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं। तो इसी के साथ करते हैं फिर आज की क्लास को शुरू। तो परसेंटेज का आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। स्टेटमेंट पढ़िए ध्यान से एक बार। 1 year ago, the population of a town was 18,000. In 1 year, the male population is increased by 15% and female population is increased by 10%. If the total population is increased by 13%, then what is the total number of males in town at present? एक वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 15% की वृद्धि हुई और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई। यदि कुल जनसंख्या में 13% की वृद्धि हुई है तो वर्तमान में शहर में पुरुषों की कुल संख्या। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन है वो दो तीन तरीके से पूछा जाता है। आप जस्ट टाइप का ध्यान रखें और किस तरह से अटेम्प्ट करना है इस चीज का ध्यान रखें। इस क्वेश्चन में हम लगाएंगे एलिगेशन। क्या होता है एलिगेशन? देखिए उसके लिए आपने क्या करना है। आप देखिए यहाँ पर पुरुष जो हैं वो 15% बड़े हैं और महिलाएं जो हैं वो 10% बड़े हैं। तो आपने एक साइड लिखना है मेल, उसके नीचे लिख दे 15, एक साइड लिखना है आपने फीमेल, उसके नीचे आप लिखते हैं 10। ठीक है, ये 15% बड़े, ये 10% बड़े। और जो टोटल पॉपुलेशन है वो 13% की दर से बढ़ी है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी? 13%। तो आपने बीच में 13 लिख देना है। ठीक है, अब एलिगेशन कैसे लगाएंगे? इन दोनों में से जो नंबर बड़ा हो, देखो यहां पर ये बड़ा नंबर लिखा हुआ है, इसमें से इस बीच वाले को माइनस करके यहां लिखना है। ठीक है, 15 में से 13 गया, कितना आएगा? 2। ठीक है, फिर बीच वाले में से इसको माइनस करके, तो 13 में से 10 गया तो कितना गया? 3 बचा। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें से ये माइनस करके इधर लिख दें और इसमें से ये माइनस करके इधर लिख दें। ठीक है, तो इस तरीके से आप एलिगेशन लगाएंगे जिससे आपको ये जो रेशियो मिलेगा ये आपको जो एक साल पहले पॉपुलेशन थी उसमें पुरुष कितने थे और महिलाएं कितनी थी उसका रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सी बात करते हैं कि भाई एक साल पहले 3 हिस्से पुरुष थे और 2 हिस्से महिलाएं थी, यानी कि टोटल पॉपुलेशन के 5 हिस्से थे। तो 18,000 को आप अगर 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो एक हिस्सा 5 दिए 15, 5 6 के 30, 3600 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले पूछे कि एक साल पहले पुरुष कितने थे, महिलाएं कितनी थी, तो जवाब कैसे करेंगे? इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर दे, 36 दिया 108, 10,800 आ जाएंगे। इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर दे, 36 दूनी 7200 आ जाएंगे। ठीक है, और इनका अगर आप टोटल करते हैं तो ये टोटल ही आपका 18,000 के बराबर आएगा। यानी कि यहां से आपको ये पता लग गया कि एक साल पहले पुरुष थे 10,800 और महिलाएं थी 7200। ठीक है, तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है। यहां पर 10,800 पुरुष आपको ऑप्शन में दिखाई देंगे, ऑप्शन बी में, लेकिन ये आंसर नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, जल्दबाजी में गलती ना करें। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आंसर दे रहा है वो एक साल पहले की पॉपुलेशन के बारे में दे रहा है कि पुरुष कितने थे और महिलाएं कितनी थी। मेल फीमेल पता लग गए, लेकिन वो तो ये पूछ रहा है कि वर्तमान में शहर की में पुरुषों की संख्या कितनी है, कि अब पुरुष कितने हैं ये पूछ रहा है। तो आप मुझे बताओ, 10,800 तो एक साल पहले थे, लेकिन ये बढ़े कितने थे? 15%। कितने बड़े थे? 15%। ठीक है, ये बड़े थे। तो 10,800 में अगर 15% और बढ़ा दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे बढ़ाने, ध्यान से सुनिएगा। आप ये ना करें कि 10,800 का 15% निकालें। आप ऐसे करते हो, भाई 15% हमने निकाल लिया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 15 अट्ठे 120। ठीक है, 15 का 15 116, तो 1620 आपने लिख दिया। ठीक है, या तो आप ऐसे निकालेंगे, या मैं एक जो तरीका बता रहा हूं उसमें मैं क्या बताऊंगा आपको कि आप इसको ऐसे ना करें। आप देखिए 10,800 थे, मैंने पहले भी परसेंटेज में आपको समझाया था। अब मुझे 10,800 में 15% बढ़ाना है, तो मुझे बताओ 10,800 का 10% कितना होगा? मैंने बताया था इसको 10 से डिवाइड कर दो, कितना होगा? 1080। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, 10% के लिए मैंने बताया किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड कर दो, 10% आ जाएगा। ये आ गया, 10 से डिवाइड किया तो ये जीरो कट गई, ये आ गया। प्लस में 5% और बढ़ाना है भाई, तो इसका आधा और कर दो, इसका आधा कितना होगा? 540। ठीक है भाई, 540 इसका आधा हो गया। तो इसका मतलब ये जो सारा है
ये आपका अब पॉपुलेशन होगी प्रेजेंट की, किसकी, मेल की। ठीक है, तो यहां से आपको मेल पता लगेंगे, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। फिर 4 और 8 12, 12 का 2 1 हासिल, 6 6 और 8 14। ठीक है, एक और एक 2 और एक ये 12,420 आएगा भाई। देख रहे हैं कहीं 12,420 ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, ये ऑप्शन ए आंसर बनेगा, कहीं गलती से आप ऑप्शन बी लगा दो। तो 12,420 ये आज की पॉपुलेशन है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक, तो इस तरीके से आपने करना है। पहले की, 1 साल पहले की पूछे तो फिर जवाब ये करके आना है, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो गलती ना हो, क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ा करो एग्जाम में। ठीक, तो ये हो गया। इसी में एक टाइप कैसे बनाता है इसकी, वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पे ये कुछ इस तरह से भी बोल देता है इसी क्वेश्चन में कि जो पुरुष हैं वो 15% बढ़ गए, महिलाएं जो है वो 10% बढ़ गई, और कुल जनसंख्या जो है वो यहाँ 13% ना बोल के वो कहेगा कुल जनसंख्या में 5,000 की बढ़ोतरी हो। ठीक है, तो कुल जनसंख्या में 5,000 की बढ़ोतरी हो गई। तो यहां पे फिर आपने देखना है कि 5,000 जो है वो इस टोटल पॉपुलेशन का कितने परसेंट है। तो ये जो परसेंटेज यहाँ डायरेक्टली दिया हुआ था वो यहाँ पे हमें फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट फिर से देता हूं कि अगर वो बोलता है कि कुल जनसंख्या में 5,000 की बढ़ोतरी हुई, ठीक है, तो ये तो मैं जस्ट रफली बता रहा हूं, कभी आप सोचो कि सर इससे तो कुछ और आ रहा था यहाँ पे। मैंने कहा कुल जनसंख्या में अगर 5,000 की बढ़ोतरी हुई तो फिर पुरुष कितने और महिलाएं कितनी। तो उस सिचुएशन में आपने देखना है कि जो 5,000 बढ़ा है ये 18,000 का कितने परसेंट बढ़ा है। जितना भी परसेंट आएगा वो परसेंट फिर यहाँ पे रखना है, क्योंकि ये सारी परसेंटेज में थी वैल्यू। ठीक है, तो फिर ये वाला परसेंटेज यहां पे रखना अगर ऐसा टाइप आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर 1 साल पहले की पूछेगा तो यहां पे आंसर छोड़ना है, और आज की करंट की पूछेगा तो फिर यहां तक करके दिखाना। ठीक है, क्लियर है ये। तो इसी के साथ फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हाँ जी, if a number is decreased by 62.5% and it becomes 300, then find the ओरिजिनल नंबर। यदि एक संख्या में 62.5% से कमी की जाती है और वह 300 बन जाती है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखो भाई, इसको आप कैसे कर सकते हैं, आप बाय ऑप्शन भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए 4 ऑप्शन लगानी पड़ेगी। इसके लिए मैं एक तरीका और बताता हूं। आप इसको मैथमेटिकली कैसे करते हैं कि एक संख्या में 62.5% की कमी की, तो आप संख्या को x ले लेते हैं, फिर इसमें से इस संख्या का 62.5% ये आप माइनस कर देते हैं, तो बोला कि संख्या 300 बन गई। तो आप यहां से इसको सोल्व करेंगे x के लिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो है ये। ठीक है, क्लियर है, कर लेना। इसी तरीके को थोड़ा सा शॉर्टकट में कैसे लिखा जाएगा, अगर मैं 62.5% की बात करूं तो 62.5% कितना बनेगा, 2 गुना 62 124, 124 और एक 125, 125 बटे में। तो मैंने क्या किया, इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में बना लिया। 2 गुना 62 124, 124 और एक 125 और बटे में 2 एज इट इज। ठीक है, अब परसेंटेज हटेगा तो उसके नाम का 100 लगाना है। ठीक है, तो 25 निमे 225, 25 100 के 100, तो ये आपका बन गया कितना, 25 पंजे, भाई यहाँ गलती से लिखते मैंने, 25 पंजे 125 होता है ना, 25 100 के 100, तो ये बन गया आपका 5/8। क्लियर है यहां तक बात, ये 5/8 बन गया आपका। क्लियर है, तो अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, अब मैं जो बता रहा हूं ये आपका क्या है, ये वो संख्या है, ये क्या है आपका संख्या है, और ये क्या है, ये है संख्या का 62.5%। ठीक है, संख्या का 62.5%। क्लियर है यहां तक। कोई भी फ्रैक्शन अगर आपको मैथमेटिक्स में दिखाई देता है तो जो बेस में लिखा हो, जो नीचे लिखा हो, वो हमेशा ओरिजिनल नंबर को शो करता है। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन को फिर से समझा रहा हूं। क्वेश्चन में ये बोला कि यदि एक संख्या में 62.5% से कमी की जाती है तो वह 300 बन जाती है। तो तुम मुझे बताओ, मेरी संख्या है 8 और 8 का 62.5% क्या हुआ, 5। तो 8 में अगर 5 की कमी कर दूंगा तो वो संख्या कितनी बनेगी, तो तुम कहोगे 3 बनेगी। भाई एक नंबर 8 है और उसमें 62.5% यानी कि 5 मैं कम कर दूंगा तो वो कितनी रहेगी, 3 बनेगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में 3 नहीं बनी, वो तो 300 बनी।
क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 नहीं, वो तो 300 बन जाती है। तो 3 की वैल्यू अगर 300 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई कट के 100। 3 अगर 300 बना रहा है तो 1 कितना बनाएगा 100। तो बोल रहा है कि संख्या क्या थी, तो 8 किसके बराबर हो गया, 8 गुना 100 800 के बराबर। तो यही वो आपसे पूछना चाह रहा था कि संख्या क्या है, तो आंसर बनेगा 800। यही चीज जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो यही आएगा 5/8। दिस इज 5/8x इक्वल टू 300। तो देखो चीज तो दोनों सेम ही है, यहाँ बस लिखने का अंदाज बदल दिया। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर ये फिर से ऐसा ही चलेगा। जब एलसीएम लेंगे तो 8 इंटू एस 8x माइनस 5x यानी कि 3x बटे 8 बराबर है ये, और x की वैल्यू निकालोगे तो कट पिटा की यही। ठीक है, तो ये तरीका मैंने बताया आपको, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो आंसर देख लिया था ना उसको, कौन सा था, मैंने तो आंसर नहीं देखा। आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा भाई। ठीक है, तो in an exam 45% of the students failed in physics and 40% failed in chemistry. If 35% of the student failed in both, then what percentage of student passed in both? एक परीक्षा में 45% छात्र भौतिकी में और 40% रसायन विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए। यदि 35% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में पास होते हैं। तो मैंने इसका तरीका बताया था कि क्वेश्चन को आप फेल में भी चला सकते हो और पास में भी चला सकते हो। तो हम फिलहाल फेल में चला रहे हैं। तो 45% जो है वो आपके स्टूडेंट फेल हो गए किसमें, फिजिक्स में। 45% हो गए फिजिक्स में। ठीक है, उसके बाद 40% जो है वो फेल हो गए केमिस्ट्री में 40%। तो ये टोटल कितने फेल हो गए, मैंने कहा था टोटल कर लो, तुमने कहा 85%। ठीक है, फिर इस 85% में 35% विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। तो मैंने कहा इनको आपने करना है माइनस, क्योंकि ये दो बार काउंट हो गए, इधर भी और इधर भी। तो इसको माइनस करेंगे तो ये कितना बनेगा 50%। तो 50% स्टूडेंट हुए हैं फेल। क्लियर है, 50% स्टूडेंट हुए हैं फेल, चाहे वो आपके फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री में हो। ठीक है, या वो दोनों सब्जेक्ट में हो। तो अब वो पूछ रहा था कितने परसेंट पास हुए। तो मुझे बताओ अगर 50% बच्चा फेल हुआ तो 50% पास भी तो हुआ। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर करें। ऐसे क्वेश्चन पहले हमने कर भी लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए भाई। Raman scored 30% marks in an exam but still fails by 30 marks. In order to pass the exam, 60% marks are necessary. What is the maximum marks of the exam? रमन एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है परंतु फिर भी 30 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा में पास होने के लिए 60% अंक चाहिए, तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है। तो तुम मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, 30% अंक आए रमन के, लेकिन उसके बावजूद भी वो 30 अंक से फेल हो जाता है। ठीक है, 30% अंक प्राप्त करने के बाद भी वो 30 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको 30 अंक और दे दूं तो क्या वो पास नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये बात आ रही है समझ में भाई। 30% ये कह रहे हैं रमन एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है लेकिन फिर भी 30 अंकों से फेल हो गया था। तो अगर इसको 30 नंबर और दे दिए जाएंगे तो ये पास हो जाएगा। क्लियर है। अब वो कह रहा है कि पास होने के लिए तो 60% नंबर चाहिए थे। तो तुम मुझे बताओ 30% तो उसके आगे, तो ये क्या है, ये भी तो 30% नंबर हो गए, तभी तो मिलके 60% बनेंगे। क्यों भाई, ये 60% बनेंगे तभी वो पास होगा। तो अब यहां से मुझे ये पता लग गया कि ये 30 नंबर जो 30% के बराबर है। ठीक है, तभी तो 60% बने। तो 30% की वैल्यू अगर 30 है तो 1% की वैल्यू क्या बनेगी, 30/30 कितना बनेगा 1। और बोल रहा है कि टोटल मार्क्स यानी कि 100% की वैल्यू क्या बनेगी फिर 100। 100% 100 के ही बराबर है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्लियर है। ठीक है, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो इतना सा ही क्वेश्चन करना था, बस बात खत्म हो गई। क्लियर, तो ध्यान रखें आसान ही टाइप है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Radius of a sphere is increased by 20%. What will be the percentage increase in its volume? एक गोले की त्रिज्या को अगर 20% से बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो पहले बात करते हैं गोले की। गोला होता कैसा है, ये ऐसा ठोस होता है जहां पे ये इसका है रेडियस। ठीक है, ये इसका रेडियस है यानी कि इसकी त्रिज्या है। ये डॉट क्यों लगाए जा रहे हैं, ये अंदर से ठोस है, सॉलिड है, भरा हुआ है। जैसे शॉर्ट पुट होता है आपका, लोहे की गेंद होती है, ठीक है, शॉर्ट पुट, या मार्बल कंचा होता है, वो अंदर से भरे हुए होते हैं। ठीक है,
तो ये आपका क्या है, स्फीयर। तो अगर मैं बात करूं इसके वॉल्यूम की यानी कि आयतन की, तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है इसका वॉल्यूम। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब यहां कह रहा है कि अगर गोले की त्रिज्या को 20% से बढ़ा दिया जाए, तो पहले रेडियस कितना था, 100, और कोई चीज 20% बढ़ गई, तो मैंने बताया था 100 पे 20 बढ़ गया तो अब कितना हो गया, 120। तो इसको हम रेशियो में लेके चलेंगे ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। ठीक है, यानी कि पहले जो त्रिज्या थी वो थी 100, अब हो गई 20% बढ़ के 120। क्लियर। अगर मैं इसको रेशियो में देखूंगा तो ये 5 आएगा, ये 6 आएगा। इसका मतलब पहले रेडियस था 5, अब रेडियस हो गया 6। सीधी सी बात। तो कह रहा था आयतन में कितने प्रतिशत, तो आयतन आयतन कब निकलेगा, जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। तो दोनों साइड जब फॉर्मूला लगाऊंगा, 4 पाई रेडियस का क्यूब, 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। तो यहां से जब मैं ऐसे निकालूंगा इसको सोल्व करने के लिए, तो रेशियो में ये सेम चीज कट जाती है भाई। तो मैंने लिख के इसलिए दिखा दिया ताकि आपको याद रहे। एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना, आपने जस्ट क्या करना है, इधर 5 का क्यूब कर देना और इधर 6 का क्यूब कर देना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन किस चीज का है, वॉल्यूम का है, आयतन का है। और आयतन क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है, यानी कि उसमें जो डायमेंशंस होती हैं वो 3 होती हैं। तो रेडियस 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 3 होगी ना, तो इसलिए क्यूब करना है। अगर यहां बोलता कि इसके एरिया में कितना फर्क पड़ेगा सरफेस एरिया में, तो फिर स्क्वायर करना था, क्योंकि एरिया होता है आपका 2 डायमेंशनल, वॉल्यूम होता है आपका 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। तो 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 6 गुना 6 गुना 6 कितना बनेगा, 216। क्लियर है। तो इसका मतलब पहले ये, अब मैंने वॉल्यूम निकाला यहाँ पे, ठीक है, और ये कांस्टेंट वैल्यू कट जाती है, बता भी दिया मैंने। तो पहले 100 सॉरी, पहले 125 वॉल्यूम था भाई, अब 216 हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, बढ़ गया। कितना बढ़ गया, तो तुम कहोगे कि 125 से ये 16 हो गया तो 75, 81, 91, 91 बढ़ गया। ठीक है भाई, कितना बढ़ गया, 91 बढ़ गया। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा, वो तो कह रहा है कितने परसेंट बढ़ोतरी होगी। तो 91 बढ़ गया किस पे, 125 पे। ठीक है, और कितने परसेंट, परसेंट भी पूछ रहा है ना, तो इंटू में 100% लगा दें। तो आप काट दो, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, तो 4 एकम 4, 4 में 36 बटे में 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 72.8% की वृद्धि हो गई वॉल्यूम में। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर है, आगे होगा समझ में। चलो फिर अगला क्वेश्चन कर लो। इससे आपको एक वॉल्यूम का फॉर्मूला भी पता लग गया, स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, क्या क्या फॉर्मूला है। A salary is firstly increased by 25% and then again increased by 20%. Then what is the overall percentage increase in A's salary? A के वेतन में पहले 25% की वृद्धि हुई और फिर से 25% की वृद्धि हुई, तो A के वेतन में कुल कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। तो ध्यान रखना कि 2% से क्या नेट इफेक्ट आएगा उसको कैलकुलेट करता है ये फॉर्मूला, जिसके बारे में शायद हमने पहले भी बात की हो, नहीं भी की तो अब मैं फिर से बता रहा हूं कि यहाँ पे x और y क्या लेने हैं। तो ध्यान दो, पहले 25% बढ़ी, फिर से उसमें 20% बढ़ोतरी हुई। तो x को लेना है 25, y को लेना है 20। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर अगर कमी होती तो फिर आप उसको माइनस में लें। जैसे बोलता कि 25% कमी हुई, तो आपने x को -25 लेना है। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे प्लस में 25 इंटू 20 बटे में 100। तो इससे आप जब सोल्व करेंगे तो 25 चौके 100 और 4 पंजे 20, यहाँ से आएगा 45 और यहां से 5, तो 50% क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई उसकी इनकम में। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से आप कर सकते हैं, कुछ बच्चों को वो ज्यादा आसान लगता है। कैसे कि मान लो उसकी इनकम कितनी थी, पहले 100 थी। ठीक है भाई, उसकी इनकम थी 100 और पहले उसकी इनकम में 25% की वृद्धि हो गई, तो 100 अगर थी तो 25% वृद्धि होने से कितनी होगी, 125% हो गई। तो आपने 125 बटे 100 कर देना। ठीक है, बात याद रहेगी। फिर अगली बार फिर से 20% वृद्धि हुई, तो आपने 120% यहां पर कर देना है। ठीक है, तो जिस बंदे को पहले 100 मिलते थे, वृद्धि होने के बाद अब कितने मिलेंगे, तो इससे काट दो इसको, इससे काट दो इसको, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2 छिके 12, 25 छिके कितने हो गए, 150। ध्यान रखना, इस मेथड में ये आंसर नहीं आया है, बस यहाँ थोड़ी सी यही ये गलती हो सकती है। पता लगा, ये आप आंसर समझ लें। मैंने कहा जिस बंदे को पहले 100 मिलते थे, बढ़ोतरी होने के बाद उसको 150 मिल रहे हैं। तो तुम मुझे बताओ, 100 वाले को 150 मिले तो कितने परसेंट बढ़ गए, 50%।
फिर 100 के 150 हो गए तो 50 ही बढ़ गए ना, तो आंसर 50%। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बशर्ते कि इनका डिफरेंस करना ना भूलें, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन। और ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था x प्लस वाई का, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये आपका। जब हम सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तो वहां पर भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 11%, देन हाउ मच द कंजप्शन शुड बी इंक्रीज सो दैट द कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज नॉट डिक्रीज। यदि चीनी के मूल्य में 11% की कमी की जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि उपयोग व्यय कम ना हो। ये ध्यान रखना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप, ठीक है। देखने में बच्चा सा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन करने में कहीं गलती हो सकती है, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं उससे अगर आप करेंगे तो कहीं गलती आपकी नहीं होगी। क्या है इसकी टाइप, सुनो, पहचान सुनो। यदि चीनी के मूल्य में 11% की कमी की जाती है, ठीक है, अगर मूल्य कम होगा तो खर्चा सेम रखने के लिए आप उसकी जो खपत है उसको बढ़ा दोगे, ठीक है। जैसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो टमाटर महंगे हो गए, तो आप क्या करोगे, टमाटर महंगे हो गए तो कम खाने शुरू कर दो, ताकि जो हर महीने खर्चा होता था टमाटर खाने में वो आपका सेम रहे। हाँ, अगर टमाटर सस्ते हो जाए तो फिर ज्यादा खाने शुरू कर दो। क्यों भाई, बात यही हुई ना। तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का फॉर्मेट है कि एक जगह कमी होगी तो दूसरी जगह कितनी वृद्धि की जानी चाहिए, ये आपने यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। तो अब इसको करने का तरीका बिल्कुल आसान है। आपने जस्ट पहली लाइन पढ़नी है कि चीनी के मूल्य में 11% की कमी की जाए, तो ऊपर लिखना है आपने 11, नीचे लिखना है 100 माइनस 11। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है, क्लियर। और कितने परसेंट, उसके लिए आप लगा देंगे 100%, क्लियर। अगर यहाँ वृद्धि होती तो फिर यहाँ पे 100 में ये प्लस हो जाता, ठीक है भाई, क्लियर है। तो अब ये बन गया 11 बटे में कितना बनेगा 89 इंटू में 100%, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये बनेगा 1100 बटे में 89, क्लियर। तो अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपको ये डिवाइड करके देखना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट आंसर आपको पता लग जाएगा। 89 से 1 पे काटेंगे, 89 1 जा 89, ठीक है। तो ये कितना बन गया 21, क्लियर। ठीक, ये 21 आ गया और ऊपर से उतार लिया। तो अभी कितने पे चल रहे हैं देखो, ये चल रहा है 3, 3 अट्ठे 24, ज्यादा हो जाएगा, 2 पे चल रहे हैं, हाँ 2 पे चल रहे हैं। तो 2 में 18, 2 अट्ठे 16, 1 17, ठीक है। तो यहाँ 12 पॉइंट समथिंग कुछ इसका आंसर आएगा, तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो 12 पॉइंट आगे चलाओगे तो पॉइंट आगे चलेगा। तो हाँ, अगर जैसे आपको लगे कि सर इसमें भी 12 लिखा हुआ है, तो अगर दो ऑप्शन ऐसी सेम दे रखी तो आप एक करके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ ये पूरा पूरा 12 है, तो यहाँ पे तो रिमाइंडर बच रहा है, या तो शेष बच रहा है ना, यानी कि आगे भी चलेगा, ठीक है। 8 2 10 7 3 10 आगे भी चलेगा, ये जीरो उतारोगे फिर से तुम पॉइंट लगा के, फिर इसको चलाओगे तो ये 3 पे चलेगा, ठीक है। 4 पे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 पे चलेगा। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। तो फिलहाल आंसर ऑप्शन बी बनेगा। ये क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये पूरा पूरा कट रहा था, ठीक है। तो ये आपने करना था इस क्वेश्चन के अंदर, टाइप याद रखना इंपॉर्टेंट थी। अगला क्वेश्चन। What percent 12 mm is of 18 सेंटीमीटर, कह रहे 12 मिलीमीटर 18 सेंटीमीटर का कितने प्रतिशत है। तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के अंदर आपने क्या करना है, जिसके साथ भी का लगे, से लगे, ठीक है, इंग्लिश में क्या लगेगा ऑफ, देन, ठीक है, तो उसको आपने नीचे रखना है, यानी कि 18 सेंटीमीटर को आपने नीचे रखना है। जिसको चेक करना है, किसको चेक करना है, 12 मिलीमीटर को, ठीक है, 12 मिलीमीटर को, और कितने प्रतिशत है, इंटू में 100%। तो ये आपने सोल्व करना है, ठीक है। तो अब यहां ध्यान रखना, एक गलती ये मत कर देना, कभी बोलो कि सर 6 दूनी 12, 6 3 18, बोला हमने काट दिया और आंसर आ गया, नहीं। जैसे आप ये गलती कर दोगे वहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करें। आपने क्या करना है, इन दोनों को पहले सेम करना है, या तो इस मिलीमीटर से सेंटीमीटर बना लो या सेंटीमीटर की मिलीमीटर बना लो। तो अब वो काम कैसे होगा उसके लिए ध्यान दीजिएगा। अगर आप सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है, क्लियर है। और सॉरी 100 कह रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई करना आपने 10 से, ठीक है। इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दें, 10 से, ठीक।
ये बात आपने ध्यान रखनी है, अगर किसी को ध्यान नहीं रहती है तो मैं अभी एक छोटा सा तरीका बता देता हूं जिससे ये हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, और इनटू में कर दें आप 100%। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर से मिलीमीटर बन चुका है। अब आप क्या करेंगे कैलकुलेशन, इससे ये कटा 6 दूनी 12, 6 3 18, और यहां बन गया ये 20/3, जिसको काटेंगे तो 3 6 के 18। ठीक है, फिर 3 6 के 18, 6.66 चलता रहेगा, जिसको आप राउंड ऑफ करके 6.67 और ये लिख सकते हैं। तो 6.67 यहाँ पे लिखा है राउंड ऑफ करके ऑप्शन नंबर बी में। ये मत सोचना कि सर यहाँ पे 6.6% भी लिखा हुआ है, लेकिन ये राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो आंसर बी जो है वो इसका ज्यादा सटीक आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अच्छा, ये राउंड ऑफ का तो पता होगा ना, अगर ये डिजिट रिपीट कर रहा है तो ये अगर 5 या 5 से ज्यादा तो इसमें एक प्लस कर देते हैं पीछे। ठीक है, ये आगे इस तरह से आएगा ना, देखो इस तरह से आएगा, तो 2 डेसिमल तक देखना है तो इसमें एक प्लस कर देंगे तो 6 7 बन जाएगा यहाँ पे। क्लियर है ये बात समझ में? तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये कैसे याद रहेगा कि मिलीमीटर से ये सेंटीमीटर से मिलीमीटर बनाते हुए कब 10 से मल्टीप्लाई करना है, कब नहीं करना। तो उसके लिए आप एक लाइन याद रखना, वो लाइन क्या है मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखना है मीटर। ठीक है, इससे इधर होता है डेकामीटर, इससे इधर होता है हेक्टोमीटर, जिसको बोलते हैं HM। इसके इधर होता है किलोमीटर, तो आप KM से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके फिर इधर से चलेगा डेसीमीटर, डेसीमीटर विच इज DM। ध्यान रखना इन दोनों के नोटेशन में फर्क है, ये M है, ये DAM है, डेका डेका, आ की साउंड आ रही है तो ए लगेगा, ये डेसी है तो इसको DM से लिखेंगे। फिर होता है सेंटीमीटर विच इज CM, एंड द लास्ट वन इज मिलीमीटर विच इज MM। ठीक है, सो दीज आर द शॉर्ट नोटेशंस जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो मेन थिंग इज मीटर, ये आपका मेन होता है, यहीं से आपको चलाना है क्वेश्चन को। कैसे चलाना है ध्यान रखना, जब आप इधर से इधर जाओगे हर स्टेप के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, हर एक स्टेप के लिए आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। ठीक है, अभी समझाऊंगा, मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। और जब इधर से इधर आएंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से। तो मल्टीप्लाई करें 1/10 से, या ऐसे याद रख लो कि हर बार 10 से डिवाइड करना है। ठीक है, इधर आने के लिए हर बार 10 से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई 1/10 से करें, जैसे आपको उचित लगे। ठीक है, ये बात अगर आपको आज समझ में आ गई ना तो कभी भी आपको यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत नहीं आएगी। कैसे, आप मुझे एक बात तो सिंपल सी बात पूछूंगा, आप सभी को आती है। मैंने कहा हमारा डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर के मीटर कितने बनेंगे, तो सबको पता है सर जी इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 5000 बनेगा, सबको मालूम है, इसमें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 5 किलोमीटर के कितने मीटर बनेंगे 5000। तो कैसे पता लगा, देखो इससे यहां आया, इससे यहां, इससे यहां, कितने स्टेप आया 3 स्टेप, तो 10 10 10 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो यही काम मैंने किया था कि जब हम सेंटीमीटर पे थे तो इससे हमें मिलीमीटर बनाना था, तो हम एक स्टेप जा रहे हैं तो इसके लिए हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया था। क्लियर है? तो समझ में आ भी रही है कि बात, नहीं भाई कहीं मैं ऐसे ही बनाए जाऊं इसको। तो मुझे है ना एक काम किया करो, कमेंट करके बताया करो कि जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो बताना भाई कहीं और कुछ कमी रही हो तो समझाने में, तो मैं उस पर काम करूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और ये अगर आपको समझ में आ गया तो देखो, अगर 5000 मीटर से मीटर बनाने हैं, और सॉरी 5000 मीटर से किलोमीटर बनाने हैं, तो आप डिवाइड करते हैं 1000 से, तभी ये 5 किलोमीटर बनता है। तो देखो ये 1/10 है ना, तो ये 1/10 1/10 1/10 यानी कि 1000 से आप डिवाइड करते हैं इसको। क्लियर? तो ये चीज याद रखना, यही मीटर होता है, यही इसी में आप लीटर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना भाई। चलो अगला क्वेश्चन लगा दो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करो तब तक, अगर आता है तो करो। और पीडीएफ मैंने बताई थी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, तो वहां से देख लिया करो पीडीएफ को। क्वेश्चन है कि P इन्वेस्टेड 20% मोर देन Q इन्वेस्टेड एंड Q इन्वेस्टेड 20% लेस देन R। If the total investment of all three persons is rupees 5520, then find the investment of R। कह रहे कि P ने Q के निवेश से 20% अधिक निवेश किए
और क्यू ने आर के निवेश से 20% कम निवेश किए। यदि तीनों व्यक्तियों का कुल निवेश 5520 रुपए है तो आर का निवेश कितना होगा। तो इसको आप रेशियो से भी कर सकते हैं, मैंने पहले भी समझाया था। आपने लिखना है पी और क्यू। उसने कहा कि पी जो है वो क्यू से 20% अधिक इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पी अधिक कर रहे हैं क्यू से 20%। तो ये 100 लगा रहा है तो भाई 120 लगा रहा है। रेशियो बनाऊंगा तो कितना बनेगा, 2 छिके 12, 2 पंजे 10। ठीक है, फिर कह रहे हैं क्यू ने आर से 20% किए कम, क्यू ने आर से 20%, यानी कि आर ने अगर 100 लगाए तो क्यू ने 80 लगाए। क्यू ने आर से 20% कम लगा दिए, तो 20 के 80, 20 पंजे 100। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां से आपको रेशियो मिलेगा पी और क्यू का कितना है 6-5, क्यू और आर का कितना है 4-5। ठीक है, लेकिन आप यहां से निकाल ले पी क्यू आर का रेशियो, पी क्यू आर का। ठीक है, कैसे निकलेगा ये ध्यान रखना, यहाँ पी क्यू है तो अगले में क्यू आर होना चाहिए, ये क्यू पे खत्म तो अगला क्यू से शुरू। तो इस सिचुएशन में इस लाइन की मल्टीप्लाई करके 6 चौके 24 यहां लिख दें, इस लाइन की मल्टीप्लाई 5 पंजे 25 यहां लिख दें, और फिर बीच वाली लाइन 5 चौके 20 आप यहां पे लिख दें, आपके पास आ जाएगा रेशियो। इसका मतलब यहां से पी ने लगाए हैं 24 रुपए, क्यू ने लगाए हैं 20 रुपए और आर ने लगाए हैं 25 रुपए। ठीक है, तो ये है टोटल इन्वेस्टमेंट और कितनी बन रही है 60 और 9 69, 69 रुपीज की बन रही है। ठीक है, तो 69 रुपीज इन्होंने टोटल लगाए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं 69 कहां लगाए, उन्होंने तो 5520 रुपए लगाए हैं। तो 69 जो है वो 5520 के बराबर है, तो एक किसके बराबर बनेगा 5520 अपॉन में 69। ठीक है, क्लियर है? तो अब इसको काट दें आप, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 चौके 12, 0। ठीक है, और 23 से अगर मैं काटूंगा तो 8 पे कट रहा है, 80 पे कट रहा है पूरा ही, 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 2 18। ठीक है, तो 80 पे पूरा कटा। तो उसने पूछा था आर का निवेश, तो आर के कितने हैं ये हैं, इसको 80 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अगर एक 80 के बराबर है तो 25 किसके बराबर होगा, तो 25 अठे 200, 2000 के बराबर, यानी कि 2000 ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहां से क्यू का पूछे तो इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दो, पी का पूछे तो इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं सारे। क्लियर है? इसी का एक तरीका और भी बताया था मैंने आपको पहले, याद हो तो, कि जो आपके लिखे पी क्यू आर उसको ऐसे लिख लें। ठीक है, और पहली लाइन से ना स्टार्ट करके सेकंड लाइन से करें, क्योंकि पी का कंपैरिजन क्यू से हुआ है और क्यू का कंपैरिजन आर से हुआ है। ठीक है, तो क्यू ने आर से 20% कम लगाए, तो क्यू ने आर से, तो आर से सबसे लास्ट में आर है तो आर ने 100 लगाए तो क्यू ने 80 लगाए। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? फिर कह रहे हैं पी ने क्यू से 20% अधिक लगाए हैं, इससे 20%, यानी कि पी ने 80 तो लगाए हैं और 80 का 20%, 10% कितना आएगा 8, 20% कितना आएगा 16, यानी कि इसने लगाए हैं 96। ठीक है, ये 20% निकाला मैंने, कभी सोचो ये क्या लिख दिया सर ने, 80 का 10%, 10 से डिवाइड कर दो 8 आएगा, 20% 8 दूनी 16 आएगा। ठीक है, तो इसको रेशो अगर आप बनाएंगे तो यही बनेगा, काट के देख लो, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 से कटा 20 पे और 4 से कटा 25 पे, देखो 24, 20, 25 आ रहा है ना फिर से। तो दोनों में से जो तरीका अच्छा लगे लगा लेना भाई। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, इन एन ऑफिस द रेशियो ऑफ ऑफिसर्स एंड क्लर्क इज 5:9, the number of person is 33.33% of the number of clerks। ठीक है, if the total employees in the office are 1870 then find the number of officers। ये कह रहे हैं कि कार्यालय में अधिकारियों और लिपिकों का अनुपात 5:9 है और चपरासी की संख्या लिपिकों की संख्या का 33.33%। आप इसको 33 से 1/3% भी बोल सकते हैं। ठीक है, यदि कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या 1870 है तो अधिकारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब आप मुझे बताइए यहां पे जो ये दे रखा है रेशो, इसको अगर आप एक लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो आप कैसे आएगा, तो आप मुझे बताइए यहां पे कौन कौन है। पहली बात तो ऑफिसर्स हैं, क्लर्क हैं, और तीसरे क्या है पियोन्स हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अधिकारियों और लिपिकों की संख्या का अनुपात, ठीक है, ये आपको दे रखा है इसमें 5:9। ठीक है,
और जो ये क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ पियोन्स, मैंने शायद पर्सन बोला पहले, पर्सन नहीं है पियोन्स है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि चपरासियों की संख्या यानी कि पियोन्स जो हैं वो लिपिकों यानी कि क्लर्क्स की संख्या का 33 सही 1/3% है, इसका क्लर्क का, ठीक है, ये लिखा हुआ ना, चपरासी की संख्या लिपिकों की संख्या का, ये आपको दे रखा है। तो अगर मैं इसको सोल्व करके दिखाऊं तो ये सी यहां से नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाली चीज कहां चली जाएगी, डिवाइड। इसको सोल्व करूं तो 33 या 99 और 1 100/3 और परसेंटेज हटाऊंगा तो 100 लग जाएगा, इससे कट गया ये, तो ये कितना आ गया 1/3। यानी कि पियोन्स और क्लर्क का जो रेशियो है वो 1:3 है, ठीक है। तो यहां से अब आप फिर से उसी मेथड को लगाए जो मैंने अभी सिखाया था कि ऑफिसर और क्लर्क रेशियो कितना है 5:9, ठीक है। फिर यहां से क्लर्क और पियोन लिख लेते हैं, क्लर्क और पियोन, ध्यान दो मैंने इसको ना उल्टा करके लिखा है, तो यहां भी फिर 3:1 लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आप ऑफिसर क्लर्क और पियोन का रेशियो निकालेंगे तो ये सी से खत्म, तो सी से शुरू होना चाहिए, ये मत सोचना कि सर उल्टा गाय के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो यहां 5×3 = 15 बनेगा, 9×3 = 27 बनेगा और 9×1 9 बनेगा, क्लियर है। 5×3 = 15, 9×3 = 27 और 9×1 9, तो पीछे मैंने लाइन लगा के बताया था, डायरेक्टली किया है। इसको थोड़ा सा काट के छोटा कर लो, 3×5 = 15, 3×9 = 27, 3×3 = 9। यहां से आपको पता लगा कि ऑफिसर 5 हैं, क्लर्क 9 है और पियोन 3 लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रहा था कुल कर्मचारियों की संख्या 1870 है, तो इसमें से 5 हिस्से ये, 9 हिस्से ये, 3 हिस्से ये, तो 9 3 12 5 17 हिस्से अगर मैं कर दूंगा किसके, टोटल 1870 के, तो 17×1 = 17, 17×1 = 17, 110 का एक हिस्सा आएगा। तो अधिकारी अधिकारी ये हैं आपके, तो 110 से मल्टीप्लाई कर दो 550, 550, तो 550 ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान से रेशियो का कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे परसेंटेज के अंदर, क्या है कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। तो जैसे जैसे स्टेटमेंट लिखिए वैसे वैसे तुम भी लिखते जाना। और कोई ये बोले कि सर 33.33 ये क्या है, तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 33:1/3, जब 1/3 को सोल्व करोगे तो क्या आएगा 0.333, यही तो आएगा, तो 33 पॉइंट यही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है कि इन एन एग्जामिनेशन रमन गो 20% मार्क्स एंड ही फेल्ड बाय 120 मार्क्स। इफ he gets 25% marks then he fails by 100 marks, then what are the maximum marks of the examination। एक परीक्षा में रमन ने 20% अंक प्राप्त किए और 120 से फेल हो गया, अगर उसके 25% नंबर आते तो वो से फेल हो जाता। तो परीक्षा के मैक्सिमम यानी कि टोटल मार्क्स आपसे पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, देखो लिखने के लिए फास्ट लिखना बताऊंगा लेकिन पहले समझो, अगर 20% नंबर उस बच्चे के आए हैं तो वो कितने नंबर से फेल हुआ 120 से, तो अगर मैं इसको 120 और दे दूं तो क्या ये पास नहीं हो जाएगा, दीज आर पासिंग मार्क्स, ठीक है भाई। भाई 20% आने के बाद 120 से फेल हो गया तो उसको 120 नंबर और दे दो तो वो पास हो जाएगा। फिर कह रहे हैं यदि वह 25% अंक प्राप्त करता, 25% प्राप्त करता तो भी 100 से फेल होता, तो इसको 100 से और दे दो तो ये भी पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। अगेन दीज आर पासिंग मार्क्स, कोई दिक्कत इस बात में, लिखना नहीं है इतना पेपर में, बताऊंगा कितना लिखना होगा। तो ये पासिंग मार्क्स ये पासिंग मार्क्स तो दोनों क्या है बराबर नहीं हो गए, बिल्कुल बराबर हो गए। ये 20% इधर जाएगा तो 25 में से घट के कितना बचेगा 5%, ये 100 इधर आएगा तो 120 में से माइनस होकर कितना बनेगा 20, यानी कि 5% जो है वो 20 अंक के बराबर हो गए, क्लियर है। ठीक है, तो यहां पे आपने क्वेश्चन को लेके आना है, इसी चीज को बड़ा फास्ट करते हैं, कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। यहां 20%, यहां 25%, इन दोनों परसेंटेज का डिफरेंस कितना आएगा 5%, ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर पहली बार 120 से फेल और दूसरी बार 100 से फेल, ध्यान रखना दोनों बार फेल हुआ, वो पहली बार भी फेल हुआ दूसरी बार भी, तो अगर वो दोनों बार फेल हो जाए, दोनों बार फेल हो जाए तो आप माइनस करेंगे किसको, मार्क्स को। अगर वो एक बार फेल एक बार पास हो जाता तो फिर आप मार्क्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। और वो अगर दोनों बार पास हो जाता तो भी आप क्या करेंगे, मार्क्स को माइनस। कौन से वाले मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर से सुन लीजिएगा इस बात को, परसेंटेज हमेशा ही डिफरेंस आएगी, हमेशा ही परसेंटेज का अंतर लेना है, यानी कि 20% और 25%, सीधा ही आपने लिखना है ये 5%, ठीक है। फिर
एक बार 120 से फेल हुआ, दूसरी बार 100 से फेल हुआ, तो आपने फिर ये याद रखना है अगर दोनों बार फेल हुआ था तो ये मार्क्स माइनस करके लेने हैं, यानी कि 120 माइनस 100 करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है। हाँ, अगर ये दोनों बार पास हो जाता तो भी माइनस करते, लेकिन अगर एक बार फेल एक बार पास हो जाता तो फिर उस सिचुएशन में आप इन दोनों को प्लस करके लेंगे, यानी कि फिर 120 प्लस 100, यहाँ पे 220 लिखना था। ठीक है, यहां ये ध्यान रखना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत होगा। तो 5% अगर 20 अंक के बराबर है तो मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहे हैं, तो 100% होते हैं मैक्सिमम मार्क्स, तो 20 बटे में 5 और गुणा में 100, तो 5 से कटा 4 पे और ये बन गए आपके 400। 400 नंबर टोटल ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो फिर। नेक्स्ट, if price of sugar is increased by 30%, then by what percent consumption of sugar should be decreased so that the expenditure incurred on sugar gets decreased by 25%? यदि चीनी के मूल्य को 30% से बढ़ाया जाता है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चीनी पर किया गया खर्च केवल 25% से कम हो? ध्यान से सुनना, ऐसी एक टाइप पहले आई थी लेकिन इसमें एक लाइन ये एक्स्ट्रा है लास्ट वाली। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि चीनी के मूल्य को 30% से बढ़ाया जाए तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करें कि कुल खर्चे पे कोई असर ना आए, तो आंसर कैसे करना था आपने कि 30% ऊपर लिखना है, बढ़ोतरी हुई तो नीचे 130 लिखना और इनटू में लिखना है 100%। क्या ये बात याद रहेगी? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टाइप बनती है इसलिए मैंने दोबारा से आपको बताया है। ठीक है, अगर मूल्य बढ़ा है तो 30 बटे 130 इंटू में 100, ये हो गया तरीका पिछले वाले का। लेकिन यहां पे तो क्या बोल रहा है, यहां तो कह रहा है कि जो टोटल खर्चा है चीनी पर वो 25% से कम हो जाना चाहिए। तो अब क्वेश्चन कैसे करना है, तो उसके लिए ये ट्रिक आप याद रखेंगे, इस क्वेश्चन के टाइप को याद रखेंगे कि पहले 100 रुपए में कोई सामान आता था। ठीक है, क्लियर है? अगर पहले कोई 100 रुपए में सामान आता था तो उसके मूल्य में 30% बढ़ोतरी हो गई, तो अब वो सामान कितने का आएगा? 130 का आएगा। क्या ये बात समझ में आई भाई? तो इसको आपने नीचे लिखना है कि मूल्य में उसकी खपत में, इन दोनों में से किसी एक चीज में, प्राइस में या कंजप्शन में, एक चीज में बढ़ोतरी हो या कमी हो वो आपने नीचे रखनी है। याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, उसे आपने नीचे लिखना है क्योंकि अभी हम एक लाइन और लिखेंगे। ये आएगा आपका कुल खर्च, टोटल एक्सपेंडिचर, ये आपने यहां पे लिखना। तो कुल खर्चे में कितनी, तो कह रहा था चीनी पर कुल खर्च में 25% की कमी हो गई। 25% की क्या होगी? कमी। तो 25% कमी यानी कि जो सामान 100 का आता था वो अब कितने का आ रहा है? 75 का। क्लियर है? क्या ये बात भी समझ में आई आपको? ठीक है, तो अब यहां पे कह रहा था कि इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए, तो ऐसा आप ये सजा लें। उसके बाद आपने क्या देखना है, 130 से 75 क्या हो गया? कमी। तो यहां से आपको पता भी लग गया कमी हो रही है कि बढ़ोतरी हो रही है। 130 से 75 कितना फर्क आ गया? 55 का। तो यहां इनका अंतर ये लिख देना है, अपोन में नीचे वाला नंबर लिख देना और इनटू में 100% कर देना है। ठीक है, काट पीट के आंसर आ जाएगा 550 बटे में 13, 13 चौके 52, बचेगा 30, 13 दूनी 26, 42 पॉइंट समथिंग के करीब। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ 42.3। ठीक है, 13 चौके 52, बचेगा 30 और 13 दूनी 26, इस तरह से 42 पे चलेगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना। लेकिन ये जो टाइप मैंने समझाई है, कहीं भी दिक्कत आती है तो एक बार दोबारा से इसको देखें। यहां जो फर्क था कि अगर मूल्य को 30% से बढ़ाया जाए तो खपत कितनी कम कर दे, लेकिन यहां एक कंडीशन और बता दी कि टोटल खर्चा जो है वो भी 25% कम होना चाहिए भाई। तो ये इसमें अलग लाइन है, तो उसको करने का तरीका ये, तो टोटल खर्च को ऊपर रखना है और प्राइस या कंजप्शन में कमी है तो उसको आपने नीचे करना। ठीक है, तो ये तरीका आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In an examination, 5% of the applicants were found ineligible and 80% of eligible candidates belong to general category. If 760 eligible people belong to other category, then how many candidates took the exam? एक परीक्षा में 5% आवेदक अपात्र पाए गए और 80% पात्र उम्मीदवार सामान्य वर्ग के थे। यदि 760 पात्र व्यक्ति अन्य वर्ग के थे तो कितने उम्मीदवारों ने परीक्षा दी?
अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसे आप एक लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा, बिल्कुल सिंपल शब्दों में बात करते हैं। उसने ये बोला कि कितने उम्मीदवारों ने परीक्षा दी, हमें तो पता नहीं भाई टोटल कितने थे, तो इसका मतलब हम उसको एक्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक्स ले लेंगे, ठीक है। अब देखो उसने बोला कि 5% जो बंदे थे, जो स्टूडेंट थे, वो अपात्र थे। तो इसका 5% अपात्र थे, तो 95% तो पात्र थे, यानी कि एलिजिबल थे। ध्यान रखना 5% जो है इन एलिजिबल है, तो इस 5% को हटा दो ना साइड में। जब एक चीज है ही नहीं एलिजिबल तो उसको हटा दूंगा तो कितना बनेगा? 95%। तो एक्स का 95% लिख लेना आपने, ठीक है। अब ये वो है जो एलिजिबल है, ध्यान दीजिएगा ये जो टोटल है दीज आर एलिजिबल, दीज आर एलिजिबल कैंडिडेट्स, ठीक है। फिर कह रहा है कि 80% पात्र उम्मीदवार सामान्य वर्ग थे। तो मुझे बताओ ये जो टोटल है इसका अगर मैं 80% कर दूंगा तो वो जर्नल कैटेगरी के बंदे आ जाएंगे। लेकिन वो क्या कह रहा था? 760 पीपल, 760 एलिजिबल पीपल बिलोंग टू अदर कैटेगरी। तो 760 अदर कैटेगरी के थे। तो तुम मुझे बताओ इसका 80% कर दूंगा तो एलिजिबल आ जाएंगे जनरल कैटेगरी के, और इसका अगर मैं 20% कर दूंगा तो कौन से आ जाएंगे? एलिजिबल आ जाएंगे अदर कैटेगरी के। तो यही तो 760 के बराबर है, यही लिखना था आपने। ये जो नंबर यहां लिखा हुआ है ये किस लाइन का नंबर है? अन्य वर्ग का। तो बस यहां अगर आपने क्वेश्चन को पहुंचा दिया तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि ये वो है जो एलिजिबल है। इसका अगर 80% कर दूंगा तो जनरल कैटेगरी आ जाएगी, इसका अगर 20% कर दूंगा तो अदर कैटेगरी आ जाएगी, जो कि 760 के बराबर है। बस इतना सा करना था, खत्म हो गया, ठीक है। अब इसको काट दो, 20 पंजे 100, 5 से कटा 19 पे, 19 से काट दो 40 पे। ऐसे तो सबको आता है काटना, ऐसे कटना बंद हो जाए तो इक्वल आने पे ऊपर से ऊपर काट सकते हो। तो 40 पे कटा तो एक्स की वैल्यू क्या आई? 100 इंटू 40, 4000, ठीक है। तो ये 4000 बंदे जो थे इन्होंने परीक्षा दी थी, यही वो पूछना चाह रहा था, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा ये क्वेश्चन था मेरे ख्याल से ऐसे ही क्वेश्चन फिर से आपके सामने स्क्रीन पर है। A fruit seller has a certain number of pineapples out of which 15% are rotten. He sells 80% of the remaining and is left with 510 pineapples. How many pineapple did he have in the beginning? एक फल विक्रेता के पास निश्चित संख्या में अनानास हैं जिनमें से 15% सड़े हुए हैं और शेष का 80% बेच देता है। अगर उसके पास 510 अनानास बच जाते हैं तो प्रारंभ में कितने अनानास थे? तो फिर से वैसे ही लिखेंगे, एक्स ले लेंगे, ठीक है। मुझे बताओ इसमें से 15% सड़े हुए, तो सड़े हुए माल को अलग करो भाई, कितना बच गया? 85%। ये है आपका साफ सुथरा अनानास, ठीक है भाई, 15% निकाल दिया। फिर कह रहा है बचे हुए का, देखो ये बचा हुआ है, ध्यान रखना ये कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ना। इस बचे हुए का 80% उसने बेच दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ ये 510 कौन से हैं? बेचने वाले हैं कि बचे हुए वाले? तो तुम कहोगे सर जी ये तो बचे हुए हैं, तो बचा हुआ कैसे लिखे देंगे? इसका 80% तो उसने बेच दिया, तो बचा हुआ कितना हुआ? 20%। हर बार 100 में से लेके चल, ध्यान रखना हर बार 100 में से लेके चलना है। तो इसका 20% ये हमारे पास है, जो कि किसके बराबर है? 510 के बराबर। कर दो 100, 20 पंजे 100, 5 से काटा 17 पे, 17 से कटा 30 पे, और x की वैल्यू क्या आई? 30 गुना 100, 3000। हो गया क्वेश्चन खत्म। 3000 ऑप्शन नंबर बी में लिखा, ठीक है भाई। क्लियर? चलो आगे बढ़ो। If 25% of a number is 60, then what will be the 120% of that number? यदि एक संख्या का 25% 60 है तो 120% कितना होगा? भाई 25% 60 है, 1% क्या होगा? मैं लिखता नहीं इसको, ठीक है। 1% होगा 60 बटे में 25, यही होगा ना। तो कह रहा है कि उस संख्या का 120%, तो 120% आप डायरेक्ट निकाल दो, इंटू में 120 कर दो। देखो ये 25% इसमें भी था, इसमें भी था ना, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ठीक है, इसलिए इसको काट दिया। ये ध्यान रखना, अगर बोलता संख्या क्या है तो फिर 100% निकालना, लेकिन उसने बोला कि संख्या का 120%, तो इसलिए मैंने सीधा निकाला। 5 पंजे 25, 5 से कटेगा 12 पे, 5 से कटेगा 24 पे, 12 चौके 48, 12 दूनी 24 और 4 28, ठीक है। 288 ऑप्शन नंबर 3। आगे समझ में? ठीक है। तो ध्यान से, कैलकुलेशन भी गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कहीं मेरी हो जाए तो तुम भी देख लेना, इतना तो एडजस्टमेंट कर ही लोगे।
अगला क्वेश्चन है भाई कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10% ऑफ 20% ऑफ 5/2 ऑफ 2200। 2200 के 5/2 के 20% के 10%। 2200 के 5/2 के 20% के 10%। भाई जैसा जैसा बोल रहा लिख दो ना, क्या दिक्कत है। इसके 5/2 का 20%, फिर उसका 10%। परसेंटेज जब भी हटते हैं नीचे 100 लगते हैं, ये ध्यान रखना। 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, इससे ये घटा 22 पंजे 110, खत्म। ऑप्शन 3। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ये लास्ट में आसान आसान क्वेश्चन है। If 45% of P equal to 18% of 75, then what is the value of P? यदि P का 45% 75 का 18% है तो P का मान क्या होगा। तो मुझे बताओ P का 45% कैसे लिखूं। ऐसे तो लिखूंगा 45%, 75 का 18%, तो 75 का 18%। ठीक है भाई, 100 से 100 इक्वल आ गया तो नीचे से नीचे उड़ा दो। ठीक है, अब 15 तिये 45, 15 पंजे 75, 3 से घटा 6 पे, और 6 पंजे हो गया 30। पी की वैल्यू 30 आ गई भाई, ये पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। A distributed rupees 2500 among his 3 friends B, C and D such that B received 40% of the amount B received 40% of the amount, C received 60% of the remaining amount and rest of the amount is received by D. What is the share of D? देखो ध्यान से, A अपने 3 दोस्तों B, C और D के बीच में 2500 रुपए का वितरण करता है कि B को राशि का 40% प्राप्त हुआ, C को शेष राशि का 60% प्राप्त हुआ और शेष राशि D को प्राप्त हुई, तो D का हिस्सा पूछ रहे हैं। तो अब आप इसको कैसे करोगे, आपके दिमाग में तो ये आएगा, बोला भाई B के पास क्या गया, इस 2500 का कितना, इस 2500 का क्या बोला, B को राशि का 40% मिला, तुम कहोगे इसको मिला इसका 40%, तुम इसको कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट करके फिर 2500 में से माइनस कर दोगे, माइनस करोगे तो फिर किसके आ जाएंगे, भाई जो उसने सी को दिया उसका 60%। भाई ऐसा कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीजें ध्यान से सुनते रहना बस। आप मुझे बताओ हमें किसका हिस्सा निकालना है, सी का निकालना है। रुपए थे कितने, 2500। इस 2500 का 40% बी को दे दिया और सी को बचे हुए का 60 मिला। तो तुम मुझे बताओ इसका 40% अगर निकाल दूं तो बचेगा कितना, तो तुम कहोगे सर जी इसका 60% बचेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। 2500 का 40% बी को दे दिया, मैं पूछूं बचा कितना, तो 2500 का 60% बच गया ना, ये मैंने लिख दिया भाई 2500 का 60%। बात आई समझ में। अब ये बचा हुआ पैसा है, अब ये कह रहा है कि सी को बचे हुए पैसे का 60% प्राप्त हुआ, यानी कि जो बचा हुआ पैसा इसका 60% कर दूंगा फिर से, तो वो सी को मिला, और जो बची हुई राशि है वो डी को मिली। तो मुझे बताओ इसका 60% अगर सी को मिला तो 40% तो डी को मिला ना भाई। 60% सी को दे दिया इस बचे हुए का, तो 40% डी के लिए बच गया। इसका 40% कर दो बस, इससे घटाइए इससे घटाइए, तो 6 चौके 24, 24 गुना 25 कर दो, तो 25 चौके तो 25 दूनी 50 और 10 60, 600 रुपए मिले भाई। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर भी आपको कोई और तरीका अच्छा लगे तो आप करके देख लेना एक बार कितना आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से ये लास्ट ही क्वेश्चन था, तो इसी के साथ ये हमारा परसेंटेज टॉपिक जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे, तो इसको कर लेना अच्छे से। कहीं कोई डाउट आता है तो कमेंट करके बताया करो। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही कर लो, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।